दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी क्लासेज में। आज हम स्टार्ट करने वाले रासायनिक संगठन के आधार पर एटमॉस्फेयर कितनी लेयर पाई जाती है। और इसी के साथ आज अपनी क्लास बहुत धांसू होने वाली है, क्योंकि हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए जो आपके हर एग्जाम में, चाहे वो आरएस का हो, चाहे से आपका आईएएस का हो, चाहे आपका एसएससी का हो, रेलवे का हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम होगा, वो आपको एकदम क्रैक करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है हमारे पास। जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं वो चैप्टर आपको इतना शानदार तरीके से हमने बताया, अगर आप उसकी वीडियो एक बार ढंग से देख के जाओगे तो आपको लगेगा कि आपने हर क्वेश्चन का जवाब बड़े आसानी से दिया, और हम वही फैक्ट करा रहे हैं जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। तो प्लीज हम आज हम स्टार्ट करते हैं रासायनिक संगठन के आधार पर एटमॉस्फेयर, और उसके आफ्टर में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, और उनको सॉल्व भी कराएंगे, और वो आने वाले एग्जाम के लिए आपके वेरी इंपॉर्टेंट ही होंगे। देखते हैं हम रासायनिक संगठन के आधार पर एटमॉस्फेयर। रासायनिक संगठन, दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले हमने जो एटमॉस्फेयर को हमने क्लासिफाई किया था अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, एयर प्रेशर, यानी वायुदाब और तापमान के आधार पर हमने वायुदाब की पेटियों को पढ़ा था। और वायुदाब की पेटियों को पढ़ने के लिए हमने एक बहुत अच्छा फार्मूला आपको बताया था कि 100 की क्षमता, यानी 100 मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और तापमंडल। तो इसी प्रकार से रासायनिक संगठन के आधार पर इसको हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। वायुमंडल को नंबर 1 होमोस्फेयर, होमोस्फेयर, जिसे हम क्या कहते हैं, सममंडल, सममंडल। और सेकंड आपको मालूम होना चाहिए, सेकंड हेट्रोस्फेयर, हेट्रोस्फेयर नंबर 2, और इसे हम क्या कहते हैं, विषम मंडल। देखिए दोस्तों, जो सममंडल, विषममंडल, तो वर्ड को अगर हम थोड़ा गौर करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सम कुछ चीज इसमें इक्वल है, कुछ चीजों में समानता पाई जाती है। विषममंडल यानी कुछ चीजों में इसमें विषमता पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि वायुमंडल में किसके आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर सामान्यतः दो प्रकार की लेयर पाई जाती है, सममंडल, विषममंडल, होमोस्फेयर, हेट्रोस्फेयर। आपको हमेशा याद रखना है। और कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तापमान और वायुदाब के आधार पर वायुमंडल की परत, तो तापमान और वायुमंडल के आधार पर इसको नहीं करना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तापमान वायु दाब के आधार पर सौमंडल करना है, समताप मंडल करना है, मध्य मंडल करना है, आयन मंडल करना है, आयतन मंडल करना है, वो सभी क्या थी आपकी तापमान और वायु दाब के आधार पर। देन रासायनिक संगठन के आधार पर सममंडल। अब सममंडल को सममंडल क्यों कहा जाता है, देन विषममंडल को विषममंडल क्यों कहा जाता है। तो सममंडल को हम देखते हैं कि सागर तल से 90 किलोमीटर, सागर तल से 90 किलोमीटर, और विषममंडल 90 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई। देन दोनों डिफरेंट है, सागर तल से ओनली 90 किलोमीटर, देन 90 टू 10,000 किलोमीटर। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 90 किलोमीटर से पहले की कौन कौन सी लहर है, और 90 किलोमीटर से पहले जो लहर रहेगी वो सभी क्या आपकी सममंडल। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सौमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, यानी सौमंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल को शामिल करेंगे। और यहाँ क्या विशेषता पाई जाती है, यहाँ पे जो इन लेयर्स में जो गैसें पाई जाती है, जैसे नाइट्रोजन पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है, ऑर्गन पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, हीलियम पाई जाती है, हाइड्रोजन पाई जाती है, तो आदि गैसें यहाँ पर पाई जाती है। लेकिन इन गैसों का जो अनुपात है, इनका जो संगठन है, सामान्यतः ऊंचाई के साथ इनका अनुपात में कोई ज्यादा विशेष परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए गैसों के अनुपात में क्या पाया जाता है, समानता। गैसों के अनुपात में समानता बनी रहती है। कहने का मतलब यह है कि ज्यादा रेशो में ज्यादा चेंज नहीं होता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन,
हीलियम, जो गैस है। तो इस कारण से इसे हमने क्या कहा, सममंडल कहा, क्योंकि गैसों के अनुपात में ज्यादा परिवर्तन नहीं होने के कारण इन मंडलों को सौमंडल, सामान्य, समताप मंडल और मध्य मंडल को, इन तीनों मंडल को हम इंक्लूड करते हैं होमोस्फीयर में, सममंडल में। देन आपको ऑलवेज आपको रिकॉल करना है कि सममंडल क्या है, तो कभी भी आपको गलत नहीं करना कि सममंडल, और ये आपको पता भी होना चाहिए कि सौमंडल आपने पढ़ा है पिछली क्लास में, सममंडल आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, और मध्य मंडल आपने पिछली क्लास में पढ़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, गैसों के अनुपात में ये तो ठीक है, प्रकृति के द्वारा आपको जो मिला वो अच्छा मिला, लेकिन प्रकृति को या प्रकृति के अनुपात को, प्रकृति के अनुपात को कौन असंतुलित करता है, मानव। और मानव क्या कर रहा है, मानव औद्योगिक क्रिया है, औद्योगिक क्रिया है। और औद्योगिक क्रियाओं में क्या हो रहा है, औद्योगिक क्रियाओं के फलस्वरूप इन गैसों के अनुपात में बहुत ज्यादा अनुपात में असंतुलन होना स्टार्ट हो जाता है। सामान्यतः आपको पता होना चाहिए कि औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति की हम बात करें तो औद्योगिक क्रांति जो आपके स्टार्ट हुई 17वीं शताब्दी में, आपके ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, उसका आधार कोयला था, उसका आधार कोयला था। कोयला लकड़ी से मिलेगा आपका, और लकड़ी का एज जीवाश्म ईंधन हो गया, जीवाश्म ईंधन। अब ये औद्योगिक क्रांति के समय, औद्योगिक क्रांति के समय आपकी जो CO2 थी 250 ppm के करीब थी, और औद्योगिक क्रांति के पश्चात इतना वैज्ञानिक रूप से इतना तकनीकी विकास हुआ कि सभी विकसित देशों ने या विकासशील देशों ने इस औद्योगिक क्रांति ने उद्योग धंधों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का प्रयास किया, और सभी देशों में उद्योग धंधों के लगने के पश्चात जो उनमें से जो जहरीली गैसें निकलने लगी या CO2 की क्वांटिटी बढ़ने लगी, तो वो कहाँ जाती थी, वो आपके वायुमंडल में जाती थी, और वायुमंडल में जाने के पश्चात कहीं ना कहीं वो आपके लेयर के रूप में जमा हो जाती है और टेम्परेचर को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। देन आपके वायुमंडल में कहीं ना कहीं असंतुलित होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हुआ क्या, 17वीं शताब्दी के पश्चात अगर हम देखें तो ये इसकी जो क्वांटिटी है ये बढ़ती गई। पीपीएम का मतलब आपको पता होना चाहिए, पीपीएम क्या होता है, पीपीएम का मतलब क्या होता है, और जो भी गैस होती है उसके पास हम पीपीएम लगाते हैं, तो पीपीएम का मतलब हो जाता है आपका पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। यानी पीपीएम क्या बता रहा है, पीपीएम इस गैस की क्वांटिटी को आइडेंटिफाई कर रहा है, और उसके पश्चात तो उसकी मात्रा 350 तक पीपीएम हो गई। यानी कि इसका CO2 के बढ़ने के कारण वायुमंडल में गैसीय असंतुलन बिगड़ने लगा, और आपकी ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट या अन्य कई प्रकार की प्रदूषण वाली समस्या है वायुमंडल में धीरे धीरे पैदा होने लगी। और हमने पढ़ा भी था कि ओजोन मंडल का जो डिप्लीकेशन हुआ या ओजोन मंडल में जो होल हो रहा है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं आपके यही कारक उत्तरदायी है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सममंडल में ये सौमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल में जो गैसों का अनुपात है, उस गैसों के अनुपात को मानव की आर्थिक क्रियाकलापों के द्वारा अर्थात औद्योगिक क्रियाओं के द्वारा इनको कहीं न कहीं असंतुलित किया जा रहा है, जिस कारण से इस होमोस्फीयर में संतुलित अवस्था बिगड़ने लगी है। देन हमें चाहिए कि मानव को कंट्रोल करना चाहिए अपनी औद्योगिक क्रियाओं को, और औद्योगिक क्रियाओं को कंट्रोल करेगा तो वो प्रकृति के साथ, अपने नेचर के साथ जुड़ के वो इस मंडल में बड़े आसानी से रह पाएगा और अपना विकास लगातार कर पाएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं विषम मंडल। तो विषम मंडल की हम बात करें तो विषम मंडल 90 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक पाया जाता है। तो आपसे पूछा जाए विषम मंडल, तो आपका आंसर 90 किलोमीटर टू 10,000 किलोमीटर विषम मंडल पाया जाता है। देन कॉल्ड हेट्रोस्फीयर, हेट्रोस्फीयर देन विषम मंडल, यानी इस मंडल में कुछ विषमता पाई जाती है, लेकिन इस मंडल में कुछ गैसों की लहर पाई जाती है, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो जो गैसों की लहर पाई जाती है उसको एक तो पाई जाती है आपकी आणविक नाइट्रोजन परत, नाइट्रोजन की लहर पाई जाती है। दूसरी पाई जाती है आपकी
एटॉमिक ऑक्सीजन की परत पाई जाती है। और तीसरी पाई जाती है आपकी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। और चौथी पाई जाती है आपकी हीलियम, हीलियम की लेयर पाई जाती है। तो ये आपके 90 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक आपके 1 2 3 4 लेयर पाई जाती है। और हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि 4 लेयर किस प्रकार से पाई जाती है। तो इनको देखते हुए हम बात करेंगे कि 4 लेयर के बारे में, कि इनका जो रेंज है, इनका जो विस्तार है, कहां से कहां तक है, देखते हैं हम। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें विषमंडल में हमने देखा कि आणविक नाइट्रोजन, एटॉमिक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन लेयर और हीलियम लेयर पाई जाती है। तो आपको रेंज के बारे में बात करें तो रेंज इनकी क्या हो जाएगी, आणविक की हो जाएगी आपकी 900 किलोमीटर, देन 200 किलोमीटर। एटॉमिक ऑक्सीजन की हो जाएगी आपकी, देखिए 200 किलोमीटर टू 1100 किलोमीटर, यानी 200 से लेकर 1100 किलोमीटर के मध्य आपकी पाई जाती है एटॉमिक लेयर। अगली आपकी लेयर पाई जाती है 1100 से लेकर 3500 हाइड्रोजन लेयर। और लास्ट पाई जाती है आपकी 3500 किलोमीटर से अबव, 3500 किलोमीटर से अधिक जो लेयर पाई जाएगी वो हीलियम, वो आपकी ये होगी। देखिए कितना सिंपल फार्मूला आपको याद रखने का कि 9 2 11, 9 2 11 होना है। तो ये आपका देखिए 9 आ गया, ये आपका 2 आ गया, ये आपका 11 आ गया। तो इस रेंज को आप बना सकते हो 9 2 11, यानी 90 900 200 200 1100 1100 3500 और लास्ट 3500। तो 9 2 11 ध्यान रखोगे तो आप आणविक, एटॉमिक, हाइड्रोजन, हीलियम लेयर को आप आसानी से बता पाओगे। तो ये आज हमारा कंप्लीट हो चुका है कि एटमॉस्फेयर लेयर, वायुमंडल। तो दोस्तों आपको इस वायुमंडल के चैप्टर को जो हमने वीडियो बनाया उनको आप कंप्लीट अगर आप देखते हो तो आपको वायुमंडल में मुझे नहीं लगता कि किसी क्वेश्चन को आपको दिक्कत आएगी करने में, और आप बड़े आसानी से इनको जवाब दे सकते हो और कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। और किसी भी एग्जाम में अधिकतर वायुमंडल से रिलेटेड कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं और वो आपके सीधे सही हो जाएंगे यदि आपने इसको विस्तार से थोड़ा पढ़ लिया होगा। तो विस्तार से पढ़ने के पश्चात आप बिल्कुल सही करोगे। तो ये आपका कंप्लीट होता है और हम स्टार्ट करते हैं जो पहले जो क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं और वो मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं या वेरी इंपोर्टेंट कह सकते हैं, यदि हम उन क्वेश्चनों को अभी करते हैं, हम आपके सामने ही उनका सॉल्यूशन भी बताते हैं। उन क्वेश्चनों को करने के पश्चात आप वायुमंडल से बेफिक्र रहिए। वायुमंडल में रहते हो तो वायुमंडल की आप चिंता मत कीजिए, वायुमंडल आपके लिए बना हुआ है। तो मानव का क्या है, केवल वायुमंडल में रहकर अपने आप को सर्वाइव करना होता है। उसी प्रकार से आपको चैप्टर की कोई टेंशन नहीं लेनी, चैप्टर हम करा रहे हैं और उसमें उससे बाहर कहीं आपका जाएगा नहीं। देखते हम जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो एग्जाम, चाहे आपका एग्जाम आरएस का एग्जाम हो, आईएएस का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, उन सभी में एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों की हम बात कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन आप पढ़ के जाते हो तो आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल सही होता है। और इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सभी की अभी हम डिस्कस करते हैं कि वायुमंडल में से कौन सी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पर्पस से आपके सटीक बैठता है। ज्यादा कुछ नहीं करना, थोड़ा सा आपको ये वीडियो देखते हुए जाना है। जब भी एग्जाम हो, जब ये वीडियो देखिए, ये क्वेश्चन आप फटाफट ऑटोमेटिक फास्टली आप कवर कर सकते हो और किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं, ना ज्यादा आपको कोई रीड करना। हमने चैप्टर पढ़ा है, उसके बाद हम इसकी समरी कर रहे हैं। तो देखिए नंबर 1 क्वेश्चन, प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस, प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं, ये आपको आना चाहिए। प्राइमरी। नंबर 2 पर कीमोस्पेल है, किसे कहते हैं। नंबर 3 पर शोक सीमा की खोज किसने की, मुक्ताब में कहां पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन आया है मुक्ताब में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मुक्ताब में कहां पाया जाता है। विषममंडल में गैसों का क्रम, ये भी कई बार पूछा जाता है, बच्चे भूल जाते हैं अक्सर। अगला क्वेश्चन आपको वायुमंडल में पढ़ते हो, वेरी नॉर्मल, यानी बहुत सामान्य क्वेश्चन है और कई बार सीक्वेंस में पूछा जाता है ये, और बच्चे इस क्रम को सही नहीं कर पाते हैं। तो इसका सिंपल सी थॉट क्या है कि आप सीक्वेंस को ध्यान रखिए, और सीक्वेंस ध्यान है तो कहीं कभी गलत होगा ही नहीं। नेक्स्ट है हेलोजीनियस गैस किसे कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट किसे कहते हैं, ओजोन गैस की सघनता कितनी पाई जाती है, ऑर्गन गैस स्थिर है या अस्थिर है, CO2 की मात्रा, CO2 कितने % पाई जाती है गैस के रूप में, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। जो बच्चे इन क्वेश्चनों को
देख रहे होंगे तो उनके दिमाग में हलचल भी स्टार्ट हो गई होगी और कुछ को आंसर भी आते होंगे। लेकिन कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे मैं मानता हूं कि आप उन क्वेश्चनों में जरूर आपको थोड़ा सस्पेंस लग रहा होगा कि आंसर क्या है। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस। तो सामान्यतः आपको पता होना चाहिए ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं? कौन सी ग्रीन हाउस गैस? प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस। तो सिंपल सी, आपने पढ़ा है वायुमंडल में, वायुमंडल का संगठन पढ़ा है, गैस पढ़ी, धूल के कण पढ़े, जलवाष्प। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जलवाष्प। ठीक है। और हमें यह भी पता है कि जलवाष्प का मुख्य रोल होता है कि वायुमंडल में मौसम से रिलेटेड होता है जलवाष्प का। अगला है कीमोस्फेयर। किसे कहते हैं? कीमोस्फेयर मीनिंग रासायनिक परत किसे कहते हैं? वेरी इजी। कीमोस्फेयर किसे कहते हैं? ओजोन मंडल को, ओजोन मंडल को। और ये आपने पढ़ा भी ओजोन मंडल कि ओजोन मंडल वायुमंडल का रक्षक कवच कहते हैं, कीमोस्फेयर भी कहते हैं इसको। देन प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द बायोस्फीयर, जीवन रक्षक परत भी कहते हैं जीवमंडल की। तो आपको ये याद रखना हमेशा। और कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कीमोस्फेयर कहां पर पाई जाती है? तो आंसर ओजोन मंडल में। और ओजोन मंडल किसका भाग है? समताप मंडल का। तो ये भी कंफ्यूज नहीं होना आपको, समताप मंडल का। अगले सोप सीमा देन ट्रोपोपाज। तो आपको पता है मुझे ट्रोपोपाज क्या है? ट्रोपोपाज वेरी सिंपल। ट्रोपोपाज की जो आपको ये सौर मंडल है, सौर मंडल है और ये समताप मंडल है, तो इसके बीच की जो लेयर है कितनी? 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर की मोटी परत है, जिसको हमने क्या कहा था? जिसको हमने सोम सीमा कहा था। इसकी खोज किसने की थी? नेपियर साहब। और यही हम क्लियर कर लेते हैं कि सोम सीमा को हमने क्या कहा था? कोल्ड पॉइंट भी कहा था और मौसम परिवर्तन की छत भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन सोल्व करने से ज्यादा हम अदर जो इसके साथ एग्जाम में और पूछा जाता है उनकी भी हम बात कर रहे हैं। तो एक के साथ 2 या 3 क्वेश्चन का आंसर आपको मिल रहा है। अगला मुक्ता मेघ। क्या मुक्ता मेघ को हम कहते हैं पल्स ऑफ क्लाउड्स कहां पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार पूछा है, यहाँ तक कि कॉलेज लेक्चर एग्जाम में कई बार पूछा गया है, स्कूल लेक्चर में पूछा गया है, यूजीसी के जो आपके नेट के एग्जाम होते हैं उनमें पूछा गया है, आरएस के एग्जाम में पूछा है। मुक्ता मेघ सिंपल समताप मंडल, समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषम मंडल गैसों का क्रम क्या है? विषम मंडल गैसों का क्रम। देन विषम मंडल कौन सा होगा आपका? हेट्रोस्फेयर। हेट्रोस्फेयर में भी हमने पढ़ा था। तो हेट्रोस्फेयर में हमने सीक्वेंस देखा था, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन की लेयर, हाइड्रोजन की लेयर और हीलियम की लेयर। देन आपका सीक्वेंस यही होगा, इसकी सीक्वेंस को आपको ध्यान रखना है। और हमने यहाँ बताया भी था 9 2 11 होना और 3500 तक पहुंच जाना, यानी 900 से 200, 200 से 1100, 1100 3500, 3500 से अधिक वाली। देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम। और हमने इसको बताया भी था कि इसकी रेंज, केवल रेंज पूछे तो आपको 90 से 200 और फिर आपके 200 से 1100 से आपका 3500 के बीच में ये आपकी तीनों चारों लेयर आपको मिल जाती है। विषम मंडल गैसों का क्रम क्या हो गया? नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, देन हीलियम। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हीलियम गैस होती है समुद्री गोताखोर यूज करते हैं हीलियम गैस का। और सबसे हल्की गैस होती है आपकी हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन के बारे में हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन क्या करती है? ऑक्सीजन गैस क्या करती है? आपकी प्रकाश संश्लेषण। ये ऑक्सीजन गैस क्या करती है? ऑक्सीजन गैस आपके पर्यावरण में मानव के लिए बहुत जरूरी होती है। और वायुमंडल में अगर ये गैस पाई जाती है तो ही जीवन संभव हो पाता है। तो अगले हम देखते हैं वायुमंडल की परतों का क्रम। देखिए वायुमंडल की परत यानी लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, चाहे टॉप टू बॉटम की बात कीजिए या बॉटम टू टॉप की बात कीजिए, हम कहां पर जहां खड़े सरफेस पे खड़े, देन सरफेस टू
हाइट की बात कर रहे हैं हम, यानी धरातल से या समुद्र तल से इनकी किस लेयर की क्या स्थिति पाई जाती है, तो हम ये देखते हैं। अगर हम इस क्रम को देखते हैं तो ये हो जाएगा क्रम आपका समुद्र से या धरातल से, और इधर क्या जाएगा नंबर 1 पे सौमंडल आ जाएगा, फिर आपका समताप मंडल आ जाएगा, फिर आपका मध्य मंडल आ जाएगा, फिर आपका तापमंडल आ जाएगा, और तापमंडल में आपका आयन मंडल आ जाएगा, आयतन मंडल आ जाएगा, फिर आपका ब्रह्म मंडल आ जाएगा। देन ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। देखिए ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। देन आपको सीक्वेंस याद करना है, और इसी सीक्वेंस में आपको ये भी पता रखना है कि ट्रोपोस्फेयर ट्रोपोपास, स्ट्रेटोस्फेयर स्ट्रेटोपास, मेसोस्फेयर मेसोपास, थर्मोस्फेयर थर्मोस्फेयर डिवाइडेड टू लेयर, आयन मंडल, देन आयतन मंडल। तो आपको इस सीक्वेंस में अगर इस सीक्वेंस को देखते हो तो सबसे पहले नंबर आपका सौमंडल से स्टार्ट होता है, और यदि आप बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम देखते हो तो आपका क्रम सबसे पहले तापमंडल से होता है या मध्य मंडल से होता है, फिर मध्य मंडल के बाद समताप मंडल से होता है। तो आपको ये समझना है कि वायुमंडल की परतों का क्रम उत्तर से दक्षिण पूछा है या समुद्र तल से पूछा है या धरातल से पूछा है, इस क्रम को थोड़ा ध्यान रखोगे तो आप हमेशा इस क्वेश्चन को सही कर पाओगे, और आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये तो आजकल जो छोटी क्लास होती है वहां से स्टार्ट हो जाता है कि वायुमंडल की परतें कैसी वायु। अगला हेलोगेनियस गैस कौन सी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा CFC, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में सबसे ज्यादा किसको नुकसान पहुंचाती है, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है आपकी ओजोन लेयर को, ओजोन मंडल को। इसलिए तो कहा गया कि ओजोन मंडल में क्या हो रहा है, रिक्तीकरण हो रहा है, ओजोन मंडल में होल हो रहा है, देन इंक्रीज CFC। देन हमें क्या करना चाहिए, CFC को कंट्रोल करना चाहिए, और CFC को कंट्रोल करने के लिए हमने एक कॉन्फ्रेंस भी की थी, फर्स्ट टाइम जो कॉन्फ्रेंस की थी जिसको हमने मॉन्ट्रियल समझौते के नाम से कहा था। और मॉन्ट्रियल समझौता का उद्देश्य क्या था, ओजोन परत को बचाना और कार्बन की मात्रा को कम करना। लेकिन ये कहा मॉन्ट्रियल कनाडा में था। कब था ये, आपके 1987 में। अगर देखते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट देखिए दोस्तों, नॉर्मल लैप्स रेट आपको मालूम होना चाहिए कि नॉर्मल लैप्स रेट क्या होती है या सामान्य ताप अपतन क्या होता है। नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट, और एक होता है आपका इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर। इसको तो हमने क्या कह दिया, सामान्य ताप पतन दर, और इसको हमने क्या कह दिया, तापमान का व्युत्क्रमण, तापमान का व्युत्क्रमण। तो देखिए दोस्तों कि सामान्य हम कहते हैं नॉर्मल, जो चीज सामान्य उसी की बात करेंगे। सामान्य क्या हो रहा है, ताप का क्या हो रहा है, पतन हो रहा है, ताप में क्या हो रही है, गिरावट आ रही है, ताप में क्या आ रही है, गिरावट आ रही है। और यहाँ पे तापमान का व्युत्क्रमण इनवर्स है, तापमान की क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन जो तापमान की बात करें, ये देखिए ऊंचाई के साथ हाइट पर जाने पर जब टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है उसको हम क्या कहते हैं, सामान्य ताप अपतन दर या नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। और कितना होता है ये देखिए, देखिए ऊंचाई पर जाने पर तापमान का कम होना सामान्यतः सौमंडल की घटना कहलाती है।
धरातल से ऊंचाई पर जाने पर सामान्य रूप से तापमान में कमी आने लगती है, और जो तापमान में कमी आने लगती है वो है आपके 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो जाता है। या हमें ऐसे समझ सकते हैं 1000 फीट की ऊंचाई पर 3.6 सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर कम होने लगता है, या 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज यानी कम होने लगता है। सामान्य से सौरमंडल में होने वाली एक घटना जो ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी की दर को बताती है, उसी को हमने क्या कहा, सामान्य ताप पतन या नॉर्मल लेफ्ट साइड। देन ऑलवेज आपको ये कंप्लीट आपको ध्यान रखना है, रिमाइंड रखना है कि नॉर्मल लेफ्ट साइड सामान्य ताप पतन दर की घटना कहां पर होती है, या इसमें तापमान में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये फिगर भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें इसी के कंपेयर में बात करें कि इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर, तापमान का वैद्युक्रमण। तो इसका जो मीनिंग है वो इसका उल्टा है। देखिए हाइट यानी ऊंचाई पर जाने पर जब कभी तापमान में भी बढ़ोतरी होती है, तापमान भी बढ़ने लगता है, देन हाइट इंक्रीज देन टेम्परेचर इंक्रीज। जब दोनों चीजें एक सेम जैसी स्थिति में है कि ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ रहा है, देन इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर यानी तापमान का वैद्युक्रमण। तो दोस्तों आपको ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी, नॉर्मल लेफ्ट साइड क्या होती है या इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। अगर आप ध्यान रखते हो तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओजोन गैस की सघनता या डेंसिटी ऑफ ओजोन लेयर। तो डेंसिटी ऑफ ओजोन लेयर की बात करें तो देखते हो तो आपका यहाँ कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है ओजोन गैस की सघनता। तो देखिए ओजोन और ओजोन मंडल था, ओजोन में जो ओजोन गैस थी आपकी कितनी पाई जाती है, आपके 15 से 35 किलोमीटर के बिटवीन 15 टू 35 किलोमीटर। बट मैक्सिमम डेंसिटी यानी सघनता अधिकतम सघनता, तो अधिकतम सघनता 50 टू 30। तो अधिकतम सघनता क्या है, अधिकतम सघनता आपकी पाई 25 से 35 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है, और कई बार आपके 22 किलोमीटर पर भी इसकी सघनता सांद्रता देखने को मिलती है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपके पास दोनों तरीके से आंसर आया, 22 किलोमीटर या 25 टू 35 किलोमीटर। तो आपको दोनों क्वेश्चनों को आपको थोड़ा जज करते हुए देखना है। सही आंसर आपको 22 किलोमीटर भी सही है और 35 किलोमीटर भी ठीक है। और इसका हमने रेंज बता दिया कि ओजोन गैस कितना कहां से कहां तक पाई जाती है, और ये ओजोन गैस है ये कहां पाई जाएगी, आपकी ओजोन मंडल, ओजोन मंडल। और जो ओजोन मंडल किसका भाग है, समताप मंडल। तो ये थोड़ा आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है कि दोस्तों क्वेश्चन को किसी भी एंगल से घुमाया जा सकता है कि ओजोन गैस, ओजोन मंडल, समताप मंडल, सघनता, ओजोन का क्या फार्मूला है, ओजोन गैस किसके कारण कम होती है, या कौन सी गैस है जो ओजोन को क्षति पहुंचाए, तो ये आपको देखना है। अगले क्वेश्चन है ऑर्गन गैस है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, हमने कहा था अगर हीरे की खान निजी होती, अगर हीरे की खान निजी होती तो अगर हम ऑर्गन गैस, और ये जो निजी खान थी किसकी थी, आपकी एस्ट्री गैस है, गैस जिसे हम अक्रिय गैस भी कहते हैं, या जिसे हम उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं, और जिसे हम दुर्लभ गैस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको ऑर्गन आप गलत नहीं करना। और ऑर्गन के साथ में अगला क्वेश्चन है CO2। CO2 की मात्रा कितनी होती है वायुमंडल में, यानी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सीधा सिंपल आंसर 0.03%। CO2 की क्वांटिटी इन एटमॉस्फेयर अकॉर्डिंग टू गैस, तो CO2 की मात्रा कितनी पाई जाएगी, 0.03% वायुमंडल में पाई जाती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि CO2 जो पेड़ पौधे होते हैं वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो देन ग्रीन ट्री को हम ऑक्सीजन की फैक्ट्री भी कहते हैं, और ऑक्सीजन की फैक्ट्री होने के कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन मिलती है, और वायुमंडल में ऑक्सीजन मिलने से क्या होगा कि आपके जो वायुमंडल में जो मानव रहता है उसको ऑक्सीजन बड़े आसानी से मिल पाती है। इसलिए हम कहते हैं कि CO2 को कंट्रोल
कीजिए, क्योंकि CO2 क्या करती है, CO2 आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी बढ़ाती है। तो आपको दो क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर याद रखना है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, देन ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है आपका टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण, और उसमें कौन सी गैस आती है, उसमें आपके CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण धरातल या पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। और दूसरा आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट में आपको सामान्य जो गैस प्राइमरी लेवल पर या मेजर रूप से जो उसको हिट करती है, जो उसको नुकसान पहुंचाती है, वो है आपकी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगला आपको देखना है कि ओजोन दिवस, वेरी सिंपल, ओजोन दिवस हमने पढ़ा भी था, ओजोन दिवस, और हमने कहा था कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे आपके कई क्वेश्चन जो एग्जाम के पर्पस से वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनको करके जाते हो तो मैं मानता हूँ कि सारे आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी नहीं आएगी। इसके अलावा भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि लेयर को लेकर, लेयर के सीक्वेंस को लेकर या उस लेयर में और भी कुछ विशेषताएं पाई जाती है। तो हमने पिछले जो वीडियो में हमने जो पूरी वायुमंडल की परतों के बारे में आपको बताया, यदि आप उनको ढंग से देखते हो और याद करते हो, नोट्स बनाते हो, तो मैं ये नहीं मानता कि किसी भी एग्जाम में आपको वायुमंडल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं होगी। तो आपको हमारा ये वायुमंडल का चैप्टर कैसा लगा, दूसरा हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी आप वीडियो देखते हो तो थोड़ा आप कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है, और जो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई आपको डाउट है तो आप हमारे जो लिंक है, आपका जो टेलीग्राम लिंक पे डिस्क्रिप्शन का जो लिंक है उसमें आप अपने कमेंट्स लिखिए। इसके अलावा आप यूट्यूब पे जो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन रेड बटन दबाइए। तो ये सब अगर आप करोगे तो दोस्तों मैं आपके लिए आने वाले टाइम में और भी अच्छे वीडियो तैयार कर रहा हूँ, जो आपके पूरी क्लाइमेटोलॉजी का वन डे में आप बिल्कुल क्रैक कर सकते हो। यानी कि जो आपका फिजिकल पार्ट है, ओशनोग्राफी होता है, क्लाइमेटोलॉजी होता है, आपकी जियोमॉर्फोलॉजी होता है, इन तीनों पार्ट्स के लिए हम बढ़िया बढ़िया क्लासेस आपके लिए स्टार्ट करेंगे, और क्लाइमेटोलॉजी को इस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे, इस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे कि आप 1 या 2 डेज में पूरी क्लाइमेटोलॉजी को एकदम कंप्लीट कर पाओ और क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं हो। देन हमारा उद्देश्य क्या है कि अधिक से अधिक मार्क्स लेना और अधिक से अधिक सिलेक्शन लेना। तो सिलेक्शन के लिए वी आर प्रिपेयर, बट हमें क्रैक करने का हमको क्या आना चाहिए, टिप्स आनी चाहिए। और क्रैक करने के लिए क्या, पहले हमें अच्छे से ढंग से उस चैप्टर को रीड कीजिए, चैप्टर के क्वेश्चन बनाइए, और जो मैं आपको बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग आप उनको सोल्व कीजिए, और उनको रिमाइंड करना मत भूलिए, क्योंकि रिमाइंड करना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों इसी के साथ हम हमारे चैप्टर को समाप्त करते हैं, और कुछ इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बताए उनको आप थोड़ा याद कीजिए, आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफी बेनिफिशियल होंगे। थैंक यू।